मैं डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा आज पुनः आप लोग के सम्मुख उपस्थित हूँ। एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की कंपलसरी पेपर 5th के कॉरपोरेट लीगल फ्रेमवर्क की इकाई 2 में मीटिंग्स एंड रेजुलेशंस के आगे के हिस्से पर मैं बातचीत करूँगा। पहले हिस्से में सभाओं के बारे में बातचीत मैंने आपसे की। इसी क्रम में आगे वार्षिक व्यापक बैठक एनुअल जनरल मीटिंग पर मैं जानकारी दे रहा हूँ। धारा 96 के अनुसार किसी भी प्रकार की बैठक अतिरिक्त प्रत्येक कंपनी को यानी एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर एक वार्षिक सामान्य बैठक बुलानी पड़ती है। कंपनी की पहली वार्षिक सामान्य बैठक कंपनी के पहले फाइनेंशियल ईयर लेखे बंद होने के 9 महीने के अंदर बुलाई जानी चाहिए। बाद में वार्षिक बैठकें जो होती हैं वो वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 6 महीने के अंदर अंदर बुलाई जानी चाहिए। विशेष कारणों के आधार पर रजिस्ट्रार बैठक बुलाए जाने के 3 महीने तक और अधिक समय दे सकता है। 2 बैठकों के बीच में 15 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। वार्षिक व्यापक बैठक के जो कार्य दिवस हैं वो राष्ट्रीय अवकाश के दिन भी नहीं होने चाहिए। और जहाँ तक समय घंटों की बात है तो प्रातः 9 और सायं 6 के बीच ही होना चाहिए और स्थान इसके लिए पंजीकृत कार्यालय जो कंपनी का है वहीं पर बुलाया जाना चाहिए। और इसके लिए नोटिस कम से कम 21 दिन पहले पूर्व सूचना देनी चाहिए। यदि कोई कंपनी वार्षिक सामान्य बैठक नहीं बुलाती तो ट्रिब्यूनल को ये पावर है कि सदस्य के आवेदन पर वार्षिक सामान्य बैठक बुलाए जाने का आदेश जारी कर सकती है। और यदि ऐसा नहीं किया जाता कंपनी के द्वारा तो 1 लाख रुपए तक जुर्माना उस अधिकारी पर किया जा सकता है। और यदि यह त्रुटि जारी रहती है तो प्रत्येक अधिकारी पर 5,000 रुपये तक प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है। वार्षिक सामान्य बैठक बुलाने का अधिकार संचालक सदस्यों को होता है जो अंतर नियमों के अधीन उनको यह अधिकार प्राप्त है। वार्षिक व्यापक बैठक में क्या कार्य किया जाता है तो इसमें कंपनी के वार्षिक खाते और अंकेक्षकों की रिपोर्ट ही प्रस्तुत की जाती है। फिर सामान्य व्यवहार में रिपोर्ट का अनुमोदन किया जाता है। वार्षिक खातों का जो स्वीकरण किया जाता है इसमें स्थिति विवरण, लाभ हानि अथवा अन्य आय व्यय खातों की स्वीकृति होती है। वार्षिक खातों का अंकेक्षक की रिपोर्ट की स्वीकृति होती है। अवकाश ग्रहण करने वाले के स्थान में नए संचालकों को नियुक्त किया जाता है। अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। उनके पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाता है। लाभांश की घोषणा की जाती है। यदि है तो सामान्य व्यवहार के लिए साधारण संकल्प की आवश्यकता होती है जो सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है। विशेष व्यवहार में ये माना जाता है कि सामान्य बैठक में किए गए जो विशेष ध्यान देने योग्य जो प्रस्ताव जिनको पारित करके विशेष बना लिया जाता है उसे सामान्य बैठकों में भी विशेष मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए अधिकृत पूंजी में वृद्धि करने को विशेष व्यवहार माना जाएगा, परंतु इसके लिए सामान्य संकल्प की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं है कि विशेष व्यवहार केवल विशेष संकल्प पारित करने के विशेष बैठक में ही किया जाए। वास्तव में विशेष सामान्य बैठक जैसी कोई वस्तु नहीं है। अंतर नियम में कोई प्रतिबंध न लगाते हुए वार्षिक व्यापक बैठक में विशेष व्यवहार पूरे किए जा सकते हैं। संचालकों की रिपोर्ट के मामले में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 की उपधारा 3 और कंपनीज अकाउंट्स नियमों के अंतर्गत 2014 के नियम 8 के अनुसार संचालकों की रिपोर्ट में कुछ विषयों को शामिल किया जाता है। उसमें संचालक मंडल की उस वित्तीय वर्ष में कितनी बैठक हुई, ये दूसरा उसमें उत्तरदायित्व भी होता है। इसमें वार्षिक खाता बनाने के लिए आवश्यक लेखा मानकों का पालन किया गया कि नहीं, लेखा नीतियों का चयन और निरंतर पालन किया है, निर्णय और अनुमान को अपनाया कि नहीं, संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकने के लिए अधिनियम के अनुसार लेखा और पर्याप्त रिकॉर्ड रखे कि नहीं, कंपनी चलती रहेगी, सूचीबद्ध कंपनी की दशा में जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं वो पर्याप्त हैं या प्रभावी हैं या नहीं। ये प्रकार के जो कानून हैं उनका पालन करने के लिए प्रणालियाँ लागू की जाती है। स्वतंत्र संचालकों की घोषणा, यहाँ पर योग्यताओं का वर्णन किया जाता है। इनकी घोषणा उनको करनी पड़ती है। नामांकन तथा पारिश्रमिक
समिति हितधारकों के संबंध में समिति की स्थापना के विषय में भी इनमें बातें की जाती है कि पारिश्रमिक की नीति क्या है, योग्यताएं क्या है, सकारात्मक गुण क्या है, स्वतंत्रता का आधार क्या है। फिर कंपनी के अंकेक्षक और सचिव की रिपोर्ट के विषय में भी बात होती है। स्पष्टीकरण और टिप्पणियों का भी उल्लेख होता है। इसमें शर्तों और अपवादों इनको भी रखा जाता है। फिर कंपनी द्वारा दिए गए ऋण गारंटियों के निवेश के संबंध में होता है। इसमें प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक के द्वारा वित्तीय वर्ष में दी गई रिपोर्ट और उनके लिए गए ऋणों, कंपनी के द्वारा दी गई गारंटी, इन सब का वर्णन होता है। संबंधित पक्षकारों को दिए गए अनुबंधों का ब्यौरा, कंपनी की स्थिति, संचय के हस्तांतरण के संबंध में, है ना, कोई सारयुक्त परिवर्तन हुआ वो, जोखिम प्रबंधन की नीति के विषय में, निगमित सामाजिक दायित्वों के विषय में, कंपनी की स्वयं की समितियों और संचालकों के निष्पादन के विषय में, है ना, सूचीबद्ध अनुबंध के जो वाक्य हैं उनको प्रकट करने के संबंध में, कंपनी अधिनियम के 2014 के नियम 8 के अनुसार रिपोर्ट में भी विवरण होते हैं। इसमें वित्तीय सारांश, मुख्य घटनाएं, व्यापार की प्रकृति, परिवर्तन यदि कोई है तो, कर्मचारी की नियुक्ति, निकासी, सहायक सहयोगी, संयुक्त उपक्रम कंपनियों के विषय में, जमा राशियों के विषय में, नियंत्रक, न्यायालय, ट्रिब्यूनल के आदेश के संदर्भ में रिपोर्ट पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए। ये है, यदि ऐसा न किया जाए तो 25 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अधिकारी को 3 वर्ष तक की कारावास भी हो सकती है। धन्यवाद।